नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड थर्ड ईयर के लिए विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत ये 47वां भाग है। इसमें हम एशिया महाद्वीप के कृषि के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके सामान्य प्रकारों के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब एशिया की प्रमुख फसलों के बारे में हम पढ़ेंगे। एशिया की प्रमुख फसलें। सिलेबस में एशिया के जो आर्थिक आधार हैं, इकोनॉमिक बेस हैं, उनके बारे में पूछा गया है। और एशिया का जो आर्थिक आधार है उसमें कृषि का प्रथम स्थान है, उसके बाद में उद्योगों का स्थान आता है। तो इसके बारे में हमें संक्षिप्त जानकारी होना आवश्यक है, इसलिए हम कृषि के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम अलग अलग देशों के, जैसे जापान है, चीन है, उनके प्रादेशिक अध्ययन करेंगे। तो एशिया महाद्वीप की प्रमुख फसलों में, जैसे कि एशिया महाद्वीप के विभिन्न भाग में, जैसे कि हम जानते हैं, प्राकृतिक दशाएं भिन्न भिन्न पाई जाती हैं, जलवायु दशाएं भी भिन्न भिन्न पाई जाती हैं, और उसी के आधार पर मानवीय आवश्यकताएं भी भिन्न भिन्न हैं। जैसे जिन क्षेत्रों में जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है वहाँ पर खाद्यान्न फसलों की कृषि ज़्यादा की जाती है, और जहाँ पर जनसंख्या का विरल वितरण पाया जाता है और जहाँ पर जलवायु दशाएं अनुकूल पाई जाती हैं वहाँ व्यापारिक कृषि भी इसमें की जाती है। तो प्राकृतिक दशाओं और मानवीय आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न प्रकार की फसलें बोई जाती हैं, जिसमें अनाज या खाद्यान्न फसलें हैं, तिलहन है, दलहन है, मोटे अनाज, रेशेदार फसलें, पेय फसलें आदि फसलों की जो कृषि है वो की जाती है। अब इसमें प्रमुख हम 2-4 फसलों के बारे में, जैसे गेहूँ है, चावल है, चाय है, कपास है, इन फसलों के बारे में ही पढ़ेंगे। अन्य फसलों के बारे में हम इसमें विस्तार से नहीं पढ़ेंगे। तो पहली जो फसल है वो है गेहूँ। तो गेहूं, जैसा कि हम जानते हैं, ये एक शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। और अगर विश्व की प्रमुख खाद्यान्न फसलों की बात करें तो 2 खाद्यान्न फसलें आती हैं, चावल और गेहूं। अगर वर्तमान में उत्पादन की बात करें तो गेहूं का उत्पादन है वो विश्व स्तर पर ज़्यादा होता है, और ये एक शीतोष्ण का पौधा है, या शीतोष्ण कटिबंधीय फसल हम इसको कह सकते हैं। उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध दोनों में इसका उत्पादन किया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य, इसका उत्पादन उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री से 60 डिग्री और दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य इसका उत्पादन किया जाता है। तो शीतोष्ण कटिबंध में ये फसल है वो बोई जाती है। उत्तरी गोलार्ध में 30 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य और दक्षिणी गोलार्ध में 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इसके लिए आवश्यक दशाओं में हम देखेंगे किस प्रकार की इसको धरातल की आवश्यकता होती है, कैसी जलवायु की। जलवायु तो हमने देख ही लिया, जैसे शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का ये पौधा होता है। अब संसार का जो विस्तृत भूभाग है उस पर गेहूँ की कृषि है वो सर्वाधिक की जाती है, यानी अन्य जो खाद्यान्न फसल जैसे चावल है उनकी कृषि क्षेत्र की तुलना में गेहूं का कृषि क्षेत्र है वो ज़्यादा विस्तृत है। यानी अगर ये पूछा जाए भी सर्वाधिक क्षेत्र पर बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है, तो वह कौन सा है, गेहूं है। अब गेहूं की खेती जैसे हमने शीतोष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में की जाती है। इसके अतिरिक्त गेहूं में कुछ ऐसी किस्में हैं जिनको पर्वतीय उच्च भूमियों में अपेक्षाकृत कम तापमान पर भी इसकी खेती की जा सकती है। तो लगभग सभी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मात्रा में गेहूं की कृषि है वो अवश्य की जाती है। अब गेहूं के लिए सामान्य जलवायु दशाएं देखते हैं कौन कौन सी होती हैं। या गेहूं के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाएं।
जलवायु जैसा कि हमने अभी पढ़ा शीतोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता इसके लिए होती है। तापमान में अंकुरण के समय कम तथा पकते समय अधिक तापमान की आवश्यकता इसको होती है। यानी जब हम इसको बोते हैं तो तापमान कैसा होना चाहिए, कम तापमान होना चाहिए, अंकुरण के समय तापमान कम होना चाहिए, और जब ये वृद्धि करती है, पकती है, जिस समय ये पकती है उस समय थोड़ा सा तापमान है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो अंकुरण के समय तापमान है वो कम होना चाहिए, लगभग 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 15 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो अंकुरण के समय होना चाहिए, या बोते समय 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, और पकते समय इसको लगभग 15 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। इससे ज़्यादा तापमान भी इसके लिए उपयुक्त है। पकते समय 30 डिग्री सेल्सियस या इससे भी ज़्यादा तापमान होता है तो भी गेहूं की फसल है वो आसानी से पैदा की जा सकती है। बोते समय 10 से 15 अनुकूल है, बाकी 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी गेहूं की फसल है वो आसानी से अंकुरित हो जाती है। अब इसीलिए क्या है, जो उपोष्ण भागों में शीत ऋतु में और शीतोष्ण भाग हैं उनमें बसंत ऋतु में ये फसलें बोई जाती हैं। उपोष्ण भागों में क्या है, शीत ऋतु में, जैसे अपने शीत ऋतु में ये फसलें बोई जाती हैं। इसके विपरीत जो उष्ण भाग हैं वहाँ पर बसंत ऋतु में गेहूं की कृषि है वो की जाती है। बसंतकालीन गेहूं होता है, शीतकालीन गेहूं भी होता है। तो ये अलग अलग इसके प्रकार ऋतुओं के अनुसार हैं, दो, शीतकालीन एवं बसंतकालीन। अब वर्षा की बात करें तो इसके लिए 25 से लेकर के 75 सेंटीमीटर वर्षा है वो उपयुक्त रहती है। लेकिन 50 सेंटीमीटर से अगर कम वर्षा होगी, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होने पर इसको सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। यानी जिन क्षेत्रों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही है वहाँ पर सिंचाई के माध्यम से इसको पैदा किया जा सकता है। 25 से 75 सेंटीमीटर वाले जो वर्षा क्षेत्र हैं वहाँ पर गेहूं की फसल है वो आसानी से पैदा की जा सकती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी गेहूं को आसानी से पैदा किया जा सकता है सिंचाई के साथ में। 75 सेंटीमीटर से अगर वर्षा ज़्यादा होती है, यानी ज़्यादा वर्षा है वो गेहूं की फसल के लिए हानिकारक होती है। वर्षा है वो 75 सेंटीमीटर के आसपास ही इसको उपयुक्त रहती है। तो वर्षा, इसके अलावा धरातल है वो समतल होना चाहिए, क्योंकि इस फसल को बोने के लिए मशीनों का अगर हम उपयोग करेंगे तो उसके लिए समतल धरातल की आवश्यकता होती है। पकने के बाद अगर इसकी कटाई करते हैं तो धरातल है वो समतल या मंद ढाली होना चाहिए, जिससे क्या एक तो सुप्रवाहित सिंचाई अच्छे से हो सके, बड़े कृषि यंत्रों का उपयोग अच्छे से हो सके, और मिट्टी और जलवायु उपयुक्त होने पर ढालू खेतों में भी इसकी फसलें हैं वो बोई जाती हैं। लेकिन समतल भूमि है वो इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहती है। अगर मिट्टी की बात करें तो इसको अनेक प्रकार की मिट्टियों में बोया जा सकता है, जैसे जलोढ़ मिट्टी है या चिक्का प्रधान मिट्टी हैं, उनमें भी गेहूं की फसलें हैं वो आसानी से पैदा की जा सकती हैं। तो साधारणतः ये सभी प्रकार की मिट्टियों में हो जाती है, लेकिन जलोढ़ मिट्टी है वो सर्वाधिक उपयुक्त इसके लिए रहती है। इसके अलावा ये चीका मिट्टी में भी आसानी से गेहूं की फसल है वो पैदा की जा सकती है, लेकिन जलोढ़ मिट्टी इसके लिए उपयुक्त रहती है। तो दोमट मिट्टी में या शीतोष्ण घास प्रदेशों की जो काली मिट्टी है वो भी उपयुक्त मानी जाती है। प्रेरी या स्टेपी घास के मैदानों में जो चरनोजम काली मिट्टी पाई जाती है, जीवांश युक्त नाइट्रोजन युक्त मिट्टियाँ जो होती हैं उसमें गेहूँ की फसल है वो आसानी से पैदा की जा सकती है। इसके अलावा अगर इसकी सामान्य दशाओं देखें तो आर्थिक दशाएं और मानवीय श्रम की भी इसमें आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ज़्यादा मानवीय श्रम की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती। केवल जो
यंत्र या मशीनें हैं, जैसे विकसित देशों में बड़े उपकरणों या मशीनों को चलाने के लिए मानवीय श्रम की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा विकासशील देशों में इसकी कटाई के जो कार्य हैं वो भी मानव श्रम के द्वारा किए जाते हैं। उत्पादन की दो ऋतुएं होती हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, एक शीतकालीन गेहूँ होता है और दूसरा बसंतकालीन होता है। गर्म प्रदेशों में शीत ऋतु में शीतकालीन और इसके अलावा बसंतकालीन गेहूँ भी पैदा किया जाता है। तो ये दो प्रकार का होता है। अब शीतकालीन गेहूँ जैसे उपोष्ण जलवायु वाले पौधे हैं, जहाँ पर गर्मी में तापमान अधिक ऊंचा रहता है, उसमें गेहूँ का उत्पादन नहीं किया जा सकता। तो ऐसे भूभागों में क्या है, शीत ऋतु में गेहूँ की फसल है वो बोई जाती है, जिसको शीतकालीन गेहूँ कहा जाता है। इसके अलावा शीतोष्ण कटिबंध के जो भागों में शीत ऋतु में हिमपात अधिक होता है, जिससे भूमि है वो बर्फ से ढकी रहती है, तो वहाँ पर क्या है, ग्रीष्मकालीन गेहूँ है वो बोया जाता है। तो इस प्रकार से इसकी दो ऋतुएं भी हैं, बसंतकालीन और शीतकालीन। इसके बाद हम इसके उत्पादन की बात करते हैं। एशिया में गेहूं का उत्पादन, तो प्रमुख उत्पादक में नंबर एक पर आता है चीन। चीन है वो एशिया का बृहत्तम गेहूं उत्पादक है, यानी सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक ये है। विश्व का ये क्या है, सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन करता है। एशिया के साथ साथ एशिया का बृहत्तम है, विश्व का बृहत्तम है, तो एशिया का अपने आप ये क्या है, बृहत्तम उत्पादक बन जाता है। ये लगभग विश्व की 17% गेहूं उत्पादित करता है। चीन में विश्व का लगभग 17% गेहूं उत्पादित किया जाता है और ये विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है। अब यहाँ के क्षेत्रों की बात करें तो जैसे हांगहो घाटी में शीतकालीन गेहूं का उत्पादन किया जाता है। उत्पादन क्षेत्र यहाँ के देखें चीन के, तो हांगहो घाटी, इसमें कौन सी गेहूं पैदा की जाती है, शीतकालीन। शीतोष्ण कटिबंध में ये स्थित है, यहाँ पर शीतकालीन गेहूं है उसका उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा केओलियांग या मक्का वगैरह भी इस क्षेत्र में बोए जाते हैं। पश्चिमी भाग में अगर हम बात करें तो लोयस का जो मैदान है उसके उत्तरी भाग में भी यहाँ पर गेहूं की कृषि की जाती है। लोयस के मैदान के उत्तरी भाग में, तो लोयस के मैदान के उत्तरी भाग में भी यहाँ पर गेहूं की खेती की जाती है। चीन में एक प्रमुख क्षेत्र हांगहो घाटी और उसके अलावा लोयस का मैदान। लोयस के मैदान के बारे में मैंने आपको पहले बताया है, वायु मीडियो में भी मैंने लोयस के मैदान के बारे में आपको बताया है। तो लोयस के मैदान में भी यहाँ पर, यानी लोयस का मैदान है उसके उत्तरी भाग में भी गेहूं की कृषि है वो की जाती है। इसके अलावा मंचूरिया में बसंतकालीन गेहूं बोया जाता है। चीन के मंचूरिया में बसंतकालीन गेहूं बोया जाता है। मंचूरिया में बसंतकालीन गेहूं बोया जाता है। तो ये 3 उत्पादक क्षेत्र हो गए। इसके अलावा यांगटीसी कियांग की जो घाटी है उसमें भी चावल की कृषि भी की जाती है बड़े पैमाने पर, उसके साथ साथ वहाँ पर गेहूं की कृषि भी की जाती है। यांगटीसी कियांग की घाटी में, तो ये प्रमुख क्षेत्र हैं चीन के। हांगहो नदी की घाटी, इसके अलावा लोयस का मैदान जो है उसका उत्तरी भाग, मंचूरिया में बसंतकालीन गेहूं की खेती की जाती है। इसके अलावा यांगटीसी कियांग की जो नदी घाटी है उसमें भी गेहूं की कृषि चीन में की जाती है। तो इस प्रकार चीन है वो विश्व का और एशिया का बृहत्तम उत्पादक है। विश्व का लगभग 17% गेहूं यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। यहाँ के प्रमुख क्षेत्रों में हांगहो घाटी है, लोयस के मैदान का उत्तरी भाग है जहाँ पर बसंतकालीन गेहूँ
तथा दक्षिणी भाग में इसके शीतकालीन गेहूँ भी बोया जाता है। मंचूरिया का मैदान है उसमें बसंतकालीन गेहूँ बोया जाता है। इसके अलावा यांगटीसी की जो घाटी है उसमें जैसे चावल की फसल कटने के बाद यहाँ पर शीतकालीन गेहूँ बोया जाता है। तो ये है चीन के प्रमुख गेहूँ उत्पादक क्षेत्र। अब हम दूसरे राष्ट्र की बात करते हैं, भारत। नंबर 2 पर आता है भारत। भारत विश्व का लगभग 10% गेहूं उत्पादन करता है। तो एशिया में इसका स्थान है वो द्वितीय है। विश्व का लगभग 10% उत्पादन। तो यहाँ विश्व का लगभग 10% गेहूं उत्पादन किया जाता है। अब भारत के गेहूं उत्पादक क्षेत्रों की हम बात करें तो इसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, ये यहाँ के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में है। 1 नंबर पर आता है इसमें उत्तर प्रदेश। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा गुजरात है, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर भी गेहूं का उत्पादन किया जाता है। लेकिन जो 60% गेहूं है वो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से ही मिल जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये जो 3 राज्य हैं ये सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करते हैं। पहले नंबर पर इसमें उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। इसके बाद भारत में जो गेहूं है वो शीतकालीन फसल होती है, यानी शीत ऋतु का जब प्रारंभ होता है अक्टूबर नवंबर में भारत में गेहूं की फसल बोई जाती है और अप्रैल के महीने में इसको काट लिया जाता है। तो यहाँ पर भारत में जो गेहूं बोया जाता है वो कौन सा होता है? शीतकालीन गेहूं का उत्पादन भारत में किया जाता है। तो भारत है वो एशिया का दूसरा प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य है। तो शीतकाल आरंभ होने पर यहाँ पर गेहूं की फसल बोई जाती है। तो उत्तरी भारत में लगभग शीतकालीन गेहूं है वो बोया जाता है। यहाँ पर गेहूं की जो फसल है वो लगभग उत्तरी भारत में सिंचाई पर आधारित है, क्योंकि शीतकाल में वर्षा है वो भारत में कम होती है। इसके बाद स्थान आता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान भी एशिया का एक प्रमुख गेहूं उत्पादक या तीसरा गेहूं उत्पादक राष्ट्र हम कह सकते हैं, और ये विश्व का लगभग 2.5% गेहूं उत्पादन करता है। विश्व का लगभग 2.5% गेहूं उत्पादन। एशिया में इसका स्थान तृतीय है। विश्व का ये लगभग 2.5% गेहूं का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। और संपूर्ण गेहूं है वो जो क्षेत्र आता है वो सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र, सिंधु एवं सहायक नदियों के मैदानी भाग में। तो सिंधु एवं उसकी जो सहायक नदियां हैं उसका जो मैदानी भाग है उसमें ये गेहूं की कृषि है वो की जाती है पाकिस्तान में। इसके अलावा नहरों से भी यहाँ पर गेहूं की कृषि पाकिस्तान में की जाती है। तो ये 3 प्रमुख गेहूं उत्पादक राष्ट्र हैं एशिया के, जहाँ पर गेहूं का उत्पादन है वो बड़े स्तर पर किया जाता है। इसके अलावा बांग्लादेश है, म्यांमार है, इनमें भी छोटे स्तर पर गेहूं की कृषि की जाती है, लेकिन बहुत ही कम, क्योंकि इनकी जलवायु है वहाँ पर चावल के ज़्यादा अनुकूल है, इसलिए दक्षिणी पूर्वी एशिया जो है वहाँ पर चावल की कृषि की जाती है। तो 2-3 प्रमुख उत्पादकों में हम बात करें तो उसमें पहले नंबर पर आता है चीन, दूसरे पर आता है भारत और तीसरे पर आता है पाकिस्तान। अब दूसरी फसल की हम बात करते हैं, चावल।
चावल जैसा कि आप जानते हैं, चावल एशिया का प्रमुख खाद्यान्न है, यानी एशिया में सर्वाधिक जो खाद्यान्न काम में लिया जाता है वह है चावल। एशिया का प्रमुख खाद्यान्न, और उत्पादन भी इसका सर्वाधिक कहाँ होता है, एशिया महाद्वीप में ही इसका उत्पादन है वो सर्वाधिक होता है। चावल की फसल को धान भी कहा जाता है। अब जैसे इसको आवश्यक दशाओं की बात करें तो ये जिस प्रकार गेहूं शीतोष्ण कटिबंध का पौधा है, यह विशेषतः उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु का पौधा है। यह उष्ण एवं उपोष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा। इसके लिए क्या है, वर्षा की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। जहाँ पर वर्षा कम होती है वहाँ पर सिंचाई के माध्यम से भी यहाँ पर खेती की जा सकती है, लेकिन उसके लिए ऐसी मिट्टी का होना ज़रूरी है जो लंबे समय तक पानी को रोक करके रख सके। अगर हम इसकी भौगोलिक दशाओं की बात करें तो जैसे कि हमने जलवायु में देखा, ये इसके लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं में देखें तो ये जलवायु आ गई, उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु का ये पौधा है, यानी यहाँ पर तापमान भी ज़्यादा रहना चाहिए और वर्षा भी ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम वर्षा की बात करते हैं तो वर्षा इसके लिए 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर आवश्यक है, क्योंकि चावल की फसल में लंबे समय तक पानी का भरा रहना ज़रूरी होता है। अब इसके बाद अगर हम तापमान की बात करें तो तापमान भी इसके लिए आवश्यक, थोड़ा ज़्यादा तापमान चाहिए। 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान इसके लिए अनुकूल रहता है। कहीं पर 27 डिग्री सेल्सियस भी आपको तापमान दिया हुआ मिल सकता है। अनुकूल में तापमान है वो 25 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो क्या रहेगा, इसके लिए अनुकूल रहता है। लंबे समय तक खेत में पानी भरा रहना चाहिए। जब तक फसल में पकने के स्तर पर नहीं आती तब तक उसमें क्या है, पानी रखना पड़ता है। इसलिए क्या है, वर्षा की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तापमान भी इसको ज़्यादा चाहिए होता है। तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु का ये पौधा है। अब इसके लिए दोमट एवं जो चिक्का प्रधान उपजाऊ मिट्टियाँ होती हैं उनकी आवश्यकता होती है, क्योंकि जो चिक्का मिट्टी होती है उसमें ये फसल, उसमें पानी लंबे समय तक ठहरा रह सकता है। तो मिट्टी चिक्का प्रधान दोमट मिट्टी, तो चावल की फसल के लिए चिक्का प्रधान दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा डेल्टाई भागों में या जलोढ़ मिट्टियाँ जहाँ पर पाई जाती हैं वहाँ पर भी चावल की कृषि की जा सकती है, क्योंकि इसके लिए लंबे समय तक नमी को समाहित रखने वाली या जल को रोके रखने की क्षमता रखने वाली मिट्टियाँ हैं वो आवश्यक होती हैं। इसके अलावा मानव श्रम की भी आवश्यकता चावल के लिए अधिक होती है, क्योंकि इसकी पहले पौध तैयार की जाती है और उसको फिर वहाँ से उखाड़ करके खेतों में जब लगाया जाता है तो उसके लिए मानव श्रम की आवश्यकता अधिक पड़ती है। और धरातल है वो समतल होना चाहिए इसके लिए, क्योंकि समतल धरातल होगा तो पानी है वो आसानी से उसमें ठहर सकेगा। ढाल युक्त धरातल में इसकी कृषि नहीं की जा सकती, इसलिए चावल के लिए समतल धरातल की आवश्यकता होती है। इसकी अलग अलग विधियाँ होती हैं, जैसे इसको छिड़क करके भी कई जगह पर बोया जाता है, लेकिन इसकी रोपण या प्रतिरोपण विधि है वो सर्वाधिक उपयोगी विधि है और उसमें सर्वाधिक उत्पादन है वो प्राप्त किया जाता है। अब एशिया महाद्वीप में चावल के जो प्रमुख उत्पादक राष्ट्र हैं उनके बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।